डॉक्टर फॉस्टर तशद्दुदा होकर बूनी की तरफ तक रहा था। अपने वादे का पास रखते हुए उसने बूनी से इस दौरान में कोई सवाल नहीं किया। बूनी का चेहरा ये दास्तान सुनाते हुए भी जर्द हो गया और उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चिलमिला रहे थे। फॉस्टर ने देखा कि बूनी की आंखों से खौफ झलक रहा है। 2-3 मिनट खामोश रहने के बाद बूनी ने आहिस्ता से कहा, अगली सुबह उन्होंने मुझे तहखाने की सीढ़ियों के पास बेहोश पड़े पाया। फॉस्टर ने महसूस किया कि अब बूनी का लहजा खुश्क और किसी किस्म के जज्बात के असर से खाली था। फॉस्टर फिर भी कुछ न बोला, बल्कि मुंतज़िर रहा कि आगे बूनी क्या कहती है। और बूनी ने सिर्फ इतना कहा, पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि मैंने वॉल्टर को कत्ल कर दिया, जबकि तुमने वॉल्टर को कत्ल नहीं किया, बल्कि वॉल्टर ने अपनी बीवी रुथ को कत्ल किया था। फॉस्टर ने आहिस्ता से कहा। बूनी ने फॉस्टर की जानिब पसंदीदा नज़रों से देखकर असबात में गर्दन हिलाई। मगर सवाल यह है कि पुलिस ने आखिर तुम पर यह इल्ज़ाम किस बुनियाद पर आयद किया? वो कहते थे कि मौके वारदात पर सिर्फ मैं ही पाई गई थी। बूनी ने जवाब दिया, मेरे अलावा वहाँ कोई ना था। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। फॉस्टर ने हैरत का इजहार किया। क्या पुलिस वालों ने डीप फ्रीजर खोलकर नहीं देखा? उसमें उन्हें रुत की लाश के टुकड़े नहीं मिले? बूनी मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई, जैसे फॉस्टर की जहालत और बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा रही। फिर वो बोली, यही तो मुसीबत है। डीप फ्रीज़र उन्होंने खोल कर देखा था, उसमें रुत की लाश के टुकड़े मौजूद नहीं थे। फ्रीज़र उन टुकड़ों से बिल्कुल खाली था। मेरा मतलब यह है कि उसमें रुत की बजाय वॉल्टर की लाश पड़ी थी। फॉस्टर भौचक्का होकर बूनी की सूरत तकने लगा। आखिर उसने हकलाते हुए कहा, फिर सवाल यह है कि रुत की लाश कहाँ गई? मुझे क्या मालूम। मैंने ना रुत को मारा, ना उसकी लाश के टुकड़े किए, ना उन्हें फ्रीज़र में भरा, और ना वॉल्टर को मैंने कत्ल किया। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने अपनी आंखों से फ्रीज़र में रुत की लाश के टुकड़े देखे थे। फिर रुत के कटे हुए सर, कटे हुए हाथों और कटे हुए पाँव ने मुझ पर हमला किया। फॉस्टर ने गहरा सांस लिया और आप ही आप असबात में गर्दन हिलाई। बूनी कह रही थी, पुलिस वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया, आज तक कोई हकीकत वाज़ेह नहीं की। बस वो यही रट लगाते रहते हैं कि मैंने वॉल्टर को कत्ल करके उसकी लाश डीप फ्रीज़र में बंद की थी। ये बात वो इसलिए कहते हैं कि फ्रीज़र में से पुलिस को सिर्फ वॉल्टर की लाश मिली और रुत की लाश कहीं नहीं पाई गई, फॉस्टर ने कहा। बूनी ने इस एतराज़ का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की और चुप रही। चंद सानिया बाद फॉस्टर ने कहा, बूनी मेरी बात सुनो और खूब सोच समझ कर जवाब देना। क्या ये मुमकिन नहीं कि वॉल्टर की बीवी रुत का दुनिया में कोई वजूद ही ना हो? ये महज एक तसव्वुराती और तख़य्युली बहकर है जो तुम्हारे जहन ने अपने बचाव के लिए तराश लिया। फॉस्टर को खौफ था कि इस बात पर बूनी बिफर जाएगी, मगर खिलाफ तवक्को बूनी ने किसी नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम ख्वामखा मेरा वक्त बर्बाद करोगे। तुम्हें इस कहानी पर यकीन नहीं आएगा। देखो बूनी, इसमें खफा होने की बात नहीं है, फॉस्टर ने उसे समझाते हुए कहा। भला ये तो सोचो कि मुझे तुम्हारी सच्ची कहानी पर यकीन ना करने से कौन सा नफ़ा होगा। इसके अलावा ये भी तो देखो कि मेरी तुमसे कोई अदावत नहीं। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और तुम्हारा मौलिज होने के नाते मुझ पर यह इखलाकी और क़ानूनी फ़र्ज़ आयद होता है कि मैं तुम्हारी मदद किसी नफ़े नुकसान के लालच से बुलंद होकर करूँ। मैं हर उस कहानी पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ जो मंतकी और वाक़याती सच्चाई के एतबार से मेरे जहन को काबिल कबूल हो। तुम खुद सोचो कि बकौल तुम्हारे रुत की लाश के टुकड़े डीप फ्रीज़र में मौजूद थे। तुमने ये टुकड़े अपनी आँख से देखे, फिर तुम ये कहती हो कि ये टुकड़े डीप फ्रीज़र में से गायब हो गए। आखिर ये क्यों कर मुमकिन है कि एक इंसानी लाश ये फ़ज़ा में तहलील हो जाए, कि पुलिस को 1000 कोशिशों के बावजूद उसका सुराग ही ना मिले? यहाँ मुझे भी पुलिस वालों की राय का साथ देना पड़ेगा। वॉल्टर जिस अंदाज में मारा गया या कत्ल हुआ और उसकी लाश डीप फ्रीज़र में जिस तरह पाई गई, उससे यही पता चलता है कि उसके कत्ल में तुम्हारा हाथ था। तुम खुद अपनी ज़बान से इकरार करती हो तुम मौके वारदात पर पाई गई। इसके अलावा तुमने ये सारे वाक़यात तमाम तर जुज़ियात के साथ जिस तफसील से बयान किए हैं, वो कोई ऐसा फ़र्द ही बयान कर सकता है जो ये सारे वाक़यात अपनी आंखों से देखता रहा। रुत की लाश के टुकड़े अगर दस्तयाब हो जाते तो यकीन कर लेने की माकूल वजह मिल जाती कि उसे वॉल्टर ने कत्ल किया, मगर रुत के बजाय पुलिस को वॉल्टर की लाश डीप फ्रीज़र में मिलती है और तहखाने में तुम पाई जाती हो। आखिर तुम अपने बचाव में कौन सी कवी दलील पेश कर सकती हो? मैं नहीं कर सकती, बूनी ने बेजार होकर कहा। ऐसा करना महज वक्त ज़ाया करना है। वैसे मेरे पास एक कवी दलील मौजूद है। हाँ, वो तो तुमने इब्तिदाई में कहा था कि तुम जो कुछ कहोगी उसका एक नाकाबिले तरदीद सबूत भी तुम्हारे पास है, फॉस्टर ने कहा। वो सबूत दो। बूनी बेपरवाही से मुंह परे करके दीवार को घूरती रही। ऐसा मालूम होता था कि वो दिल ही दिल में कोई फैसला करना चाहती हो। फॉस्टर ने उसकी सोचों में मुदाखलत नहीं की। थोड़ी देर बाद बूनी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना पूरा चेहरा पहली बार फॉस्टर की तरफ फेर दिया। बूनी के दोनों रुखसारों पर जख्मों की गहरी लकीरें खींची हुई थी। साफ जाहिर था कि ये जख्म नोकीले नाखून का नतीजा है। एक निशान तो मुंह के किनारे से दाएं कान के लौ तक चला गया था। बोलो, अब भी यकीन करोगे या नहीं?
बूनी ने फॉस्टर से पूछा। ये निशान मैंने अपने आप नहीं लगाए। फॉस्टर से कोई जवाब न बन पड़ा। उसने निगाहें झुका ली। बिलाशुबा कोई भी औरत बहोशो हवास अपना हसीन और जमील चेहरा यूं नहीं बिगाड़ सकती। फॉस्टर ने हमदर्दाना अंदाज में बूनी को देखा, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, इस मामले पर बाद में गौर किया जाएगा। मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा और यकीन करो तुम्हारे लिए मैं जो कर सकता हूँ उससे दरेख नहीं करूँगा। मुझे एहसास है कि तुम नहायत कठिन मराइल से दो चार हो, ताहम कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल ही आएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। मुझे बाज़ दूसरे मरीज़ों, मेरा मतलब है चंद और अफराद से भी मिलना है। बूनी ने गर्दन के इशारे से फॉस्टर को जाने की इजाज़त दी और जब वो दरवाजे की तरफ चला तो उसने अपने अकब में बूनी के हल्के से कहते की आवाज़ भी सुनी। वो कह रही थी, खबरदार, तहखानों से दूर ही रहना, तहखानों से दूर ही रहना। बूनी के कमरे से बाहर आकर फॉस्टर ने रेनॉल्ड से कहा, बेहद पुरअसरार और अनोखी दास्तान इस लड़की ने सुनाई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो सही कह रही है? रेनॉल्ड्स ने दरवाज़ा एहतियात से मुकम्मल करते हुए मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर माजरत खा हूँ, मैं आपके इस सवाल का फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दे सकता। जवाब दे नहीं सकते या देना नहीं चाहते? फॉस्टर ने फिर सवाल किया। जवाब दे सकता हूँ मगर ये मौका ऐसा नहीं। रेनॉल्ड्स का लहजा इस मरतबा संजीदा था। आपका असल काम डॉक्टर स्टार को पहचानना है। जब आप इस काम से फारिग हो जाएंगे तब मैं आपके हर सवाल का जवाब अपनी कीमती मालूमात के साथ अर्ज करूँगा, इससे पहले हरगिज़ नहीं। मुझे हिदायत यही दी गई है। अब तुम मेरी मुलाकात किससे करा रहे हो? ऐसे शख्स से जो अपने आप को ब्रूनो के नाम से पुकारता है। रेनॉल्ड्स ने मुख्तसरन जवाब दिया, खुद को ब्रूनो के नाम से पुकारता है। फॉस्टर के लहजे में हैरत थी। गोया इसके मानी यह है कि ब्रूनो उस शख्स का असल नाम नहीं है। इसका फैसला आप खुद करें, रेनॉल्ड्स ने कहा। मैं सिर्फ यही बताने का मिजाज हूँ कि वो खुद को ब्रूनो कहता है। ब्रूनो, फॉस्टर ने पुरख्याल अंदाज में कहा। इस नाम का पहला हर्फ बी है और डॉक्टर बी स्टार भी बी से ही शुरू होता है, यानी ब्रूनो स्टार। उसने इस्तफहामिया अंदाज से रेनॉल्ड्स की तरफ देखा। रेनॉल्ड्स ने नफ़ी में गर्दन को जुम्बिश दी। मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगा जनाब। ये कहते ही वो चलते चलते एक कमरे के सामने रुका। दरवाज़ा मुकफ़िल था। रेनॉल्ड्स ने कुंजियों के गुच्छे में से एक ख़ास कुंजी मुंतखब की, उसे कुफल में लगाकर हल्के से घुमाया, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर मुअद्दबाना तरीक़ पर फॉस्टर को कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। फॉस्टर ने कमरे में कदम रखा। ये वैसा ही कमरा था जैसा बूनी के पास था। यहाँ भी एक ही खिड़की थी जिसमें लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी थीं। कमरे के वस्त में लकड़ी की एक छोटी सी मेज़ और 2 साल खुर्दा कुर्सियाँ पड़ी थीं और एक गोशे में अलमारी। दूसरे गोशे में लोहे का पलंग पड़ा था। ये वैसा ही पलंग था जैसे हस्पतालों में मरीज़ों के लिए होता है। फॉस्टर ने देखा कि एक कुर्सी पर अधेड़ उम्र का दुबला पतला और किसी कदर पस्त कामत शख्स दोनों हाथों में सर थामे बैठा है। अपने ख्यालात में वो कुछ इस कदर डूबा हुआ था कि दरवाज़ा खुलने और 2 आदमियों के कमरे में आने की उसे खबर ही ना हुई। चंद लम्हे बाद रेनॉल्ड्स ने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी, ब्रूनो, इधर देखो, कोई तुमसे मिलने आया है। ब्रूनो पर इस आवाज़ का कोई असर ना हुआ, जैसे उसने सुना ही नहीं। जिस तरह बैठा था उसी तरह बैठा रहा। फॉस्टर कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब पहुंच गया। ब्रूनो ने अब भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। उसके पास ही सफ़ेद रंग का एक कपड़ा धरा था। कपड़े में बारीक सी लंबी सुई लगी थी और धागे की नलकी कपड़े के ऊपर ही रखी थी। फॉस्टर को यह अंदाज़ा करने में देर न लगी कि थोड़ी देर पहले ब्रूनो ये कपड़ा सी रहा था। इस असना में रेनॉल्ड्स भी ब्रूनो के पास आन खड़ा हुआ और उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला, ब्रूनो, देखो, डॉक्टर फॉस्टर तुमसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ब्रूनो ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाई जैसे डॉक्टर के आने से उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। फिर उसने बेपरवाही से कपड़ा उठाया और सीने में मशगूल हो गया। रेनॉल्ड्स ने बेबसी से कंधे उचकाकर फॉस्टर की तरफ देखा। फॉस्टर ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर कहने लगा, ब्रूनो, तुम कोई माहिर फ़न दर्जी दिखाई देते हो। ये फ़न तुमने कहाँ से सीखा? ब्रूनो ने इस जुमले पर पहली बार मुंह ऊपर उठाकर फॉस्टर को देखा, लेकिन ज़बान से कुछ न कहा। फॉस्टर ने बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराते हुए फिर कहा, इस वक्त तुम क्या सी रहे हो? मैं अपना कफन सी रहा हूँ, ब्रूनो ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मुझे यकीन हो चुका है कि मुझे अनकरीब इस कफन की ज़रूरत पड़ेगी। ओहो, ऐसी बात है? फॉस्टर ने अपने चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार पैदा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये महज तुम्हारा वहम है, अभी तुम बहुत दिन जियोगे। ब्रूनो चुपचाप कपड़ा सीता रहा। फॉस्टर ने चंद सानिये बाद कहा, अगर मैं तुमसे अपने लिए कोई लिबास सिलवाना चाहूँ तो सी दोगे? ज़रूर सी दूँगा, मेरा और काम ही क्या है जनाबे वाला। ब्रूनो ने संजीदगी से गर्दन झुकाए झुकाए जवाब दिया, फरमाइए, आप क्या सिलवाना चाहते हैं? शायद मैं अपने लिए एक नया सूट सिलवाऊँ, फॉस्टर ने कहा। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ जनाब,
برونو نے فوراً جواب دیا، ویسے بھی ایک سرجن اور ایک درزی میں کچھ فرق نہیں ہوتا، سرجن بھی ٹانکے لگاتا ہے اور درزی بھی ٹانکے لگانا جانتا ہے۔ میں نے بہت سے سرجنوں کے گاؤن بھی سیے، البتہ کفن سینے کے مواقع تو کچھ بار ہی نصیب ہوئے۔ میں سوٹ اور گاؤن کے ساتھ ساتھ کفن کی سلائی میں بھی ماہر ہوں، ہر طرح کا کفن منٹوں میں سی سکتا ہوں۔ ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، مگر میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، درزی ضرور بن گیا، اور اب میں شاید مرتے دم تک درزی ہی رہوں گا، ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا۔ فوسٹر نے دوسری کرسی گھسیٹی اور بیٹھتے ہوئے بولا، برونو، میں تم سے مل کر واقعی بہت خوش ہوا، تم خاصے دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جس طرح تمہیں ایک زمانے میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اسی طرح مجھے فن خیاطی سے لگاؤ رہا۔ میں درزی بننا چاہتا تھا، لیکن وہ آرزو پوری نہ ہوئی اور میں ڈاکٹر بن گیا۔ برونو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سوئی دھاگا ہاتھ سے رکھ دیا اور انتہائی خوش ہو کر بولا، کیا واقعی آپ درزی بننا چاہتے تھے؟ ہاں ہاں، کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ فوسٹر نے کہا۔ اچھا خیر، یہ بحث چھوڑو، اب مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ تم ایسی بھیانک جگہ پر کیوں آ گئے؟ برونو کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ چند لمحے پہلے اس کی آنکھوں میں جو چمک نمودار ہوئی تھی وہ معدوم ہو گئی۔ وہ فوسٹر کی آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا آپ واقعی خلوص اور ایمانداری سے میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند ہیں؟ یہ محض تفریح طبع کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں پورے خلوص اور ہمدردی سے تمہارے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی زبان پر یقین کیے لیتا ہوں، برونو نے جیسے بڑبڑا کر اپنے آپ سے کہا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، شاید آپ میری بات سمجھ سکیں۔ میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں برونو کہ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ فوسٹر نے مسکراتے ہوئے برونو کی طرف دیکھا۔ برونو دوبارہ گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا، شاید اپنے ماضی کے اوراق الٹ رہا تھا۔ رینالڈس چپکے سے باہر چلا گیا اور فوسٹر نے دروازہ بند کیے جانے کی آواز سنی۔ برونو کا بدن اور کپڑے پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ اس روز گرمی خلاف معمول کچھ زیادہ تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، لیکن آرام اس کی تقدیر میں کہاں تھا۔ وہ خاصی دیر سے اپنی چھوٹی سی دکان کے عقب میں 4 فٹ چوڑے اور 6 فٹ لمبے لکڑی کے بنے ہوئے کیبن میں بند کپڑوں پر استری کر رہا تھا۔ اسے سخت بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے یا نہیں۔ یکایک اس نے دکان کے بیرونی دروازے کے اوپر لگی ہوئی گھنٹی کی آواز سنی۔ یہ گھنٹی اس وقت خود بخود بجتی جب کوئی شخص دروازہ کھول کر دکان کے اندر آتا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی برونو نے وہ پتلون جس پر وہ استری کر رہا تھا جلدی تہہ کر کے ایک طرف رکھ دی اور کیبن سے باہر نکل کر دکان میں داخل ہوا، اور یہ دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ آنے والا آدمی اسٹیبن کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اسٹیبن کاؤنٹر کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی، طویل قامت لیکن دبلا پتلا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی کہنا چاہیے اسے، آنکھیں بے نور اور اندر کو دھسی ہوئی، البتہ ناک غیر معمولی طور پر لمبی اور آگے سے گدھ کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ خاصا سنگدل اور بے رحم آدمی ہے۔ گڈ مارننگ مسٹر اسٹیبن، برونو نے مردہ آواز میں اٹک کر کہا۔ جانتے ہو آج مہینے کی پہلی تاریخ ہے، برونو کی آجزانہ گڈ مارننگ کے جواب میں اسٹیبن نے غرا کر کہا، اور یہ کہتے ہی اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی نوٹ بک برآمد کی۔ اس کے اوراق الٹے پلٹے اور برونو کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرایہ نکالو۔ برونو تو غریب پہلے ہی پسینے ہو رہا تھا، اس جملے نے اس کی کمر ہی توڑ دی۔ خوفزدہ ہو کر وہ بری طرح ہکلانے لگا، مسٹر اسٹیبن، ابھی تو دیکھیے نا، آج پہلی ہی تاریخ ہے، میں اس وقت بالکل خالی ہوں، گھر میں ایک ڈھیلا تک نہیں، کتنے ہی گاہکوں سے رقمیں لینی ہیں، تقاضے کر کے تھک گیا ہوں، کوئی نہیں دیتا، سب وعدے کر لیتے ہیں۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، میں ایک پائی چکا دوں گا۔ یہ بات تم نے پچھلے مہینے بھی کہی تھی، اسٹیبن نے کسی درندے کی طرح دانت پیستے ہوئے کہا۔ برونو جانتا تھا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ جب انہیں کسی سے قرض یا رقم وصول کرنی ہو تو سب تعلقات اور خوش اخلاقی فراموش کر دیتے ہیں۔ اسٹیبن بھی سود خور یہودی تھا، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ شہر میں اس کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ خود برونو اس کا کرایہ دار تھا۔ اسٹیبن لکھپتی ہونے کے باوجود کسی ملازم کو نہیں رکھتا تھا، بلکہ خود ہر کرایہ دار سے کرایہ وصول کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ملازم رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دیکھو مسٹر درزی، میرا وقت بہت قیمتی ہے، اسٹیبن نے کہا، کرایہ نکالو، میں اتنی دیر رسید لکھتا ہوں۔ مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دونوں نے عاجزی سے دانت نکال دیے۔ اتنے عرصے آپ کا کرایہ دار رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وقت پر کرایہ ادا نہ کیا ہو،
अब गुज़िश्ता चंद महीनों से मेरी हालत खासी अबतर है। शहर में नए नए दर्जियों की बहुत सी फैशनेबल दुकानें खुल गई हैं। उन्होंने मेरा काम चौपट कर दिया है। जिसे देखिए उन्हीं ऊंची दुकानों की तरफ भागा जाता है। हालांकि वो लोग मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं। मैं जितने अच्छे कपड़े सीता हूँ कोई नहीं सीता, लेकिन आजकल ज़माना और है, हर शख्स ज़ाहिरी टिप टॉप को देखता है। मुझे इस बकवास से कोई दिलचस्पी नहीं मिस्टर ब्रूनो, स्टीवन ने आंखें निकाल कर कहा। मैं इससे ज़्यादा रियायत क्या करूं? पिछले माह का किराया मैंने तुम्हारे इस वादे पर वसूल नहीं किया था कि तुम इस माह की पहली तारीख को इकट्ठी रकम दे दोगे। अगर तुम्हारा धंधा चौपट हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये दुकान खाली कर दो और जहां सींग समाए वहां चले जाओ। मुझसे ज़्यादा हेरा फेरी करने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम जानते ही हो मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। ब्रूनो वाकई अच्छी तरह जानता था कि स्टीवन अच्छा आदमी नहीं। बहुत से गुंडे और अवाश कम मुआवजे पर स्टीवन के लिए काम करने पर आमादा हो जाते थे। कई शरीफ आदमियों की वो सरे बाजार तौहीन करवा चुका था। चुनांचे ब्रूनो ने यही मुनासिब समझा कि स्टीवन से बहस मुबासा ना करे और मिस्कीन सूरत बनाकर खामोशी से उसकी डांट टपट सह जाए। लेकिन स्टीवन को ब्रूनो की खामोशी पसंद ना आई। जब उसे जवाब ना मिला तो वो फिर घुटराया। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? ब्रूनो ने अपने लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट फैलाते हुए कहा। मैंने सुन लिया मिस्टर स्टीवन, मगर यकीन कीजिए मेरे पास इस वक्त टूटी कौड़ी तक नहीं, वरना आपको जहमत ना होती। सिर्फ चंद दिन की मज़ीद मोहलत दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सारा किराया अदा कर दूँ। इसके अलावा मेरे जहन में अभी अभी एक और बात आई है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ? स्टीवन ने बेजार होकर ब्रूनो को घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी ऐसी बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊँगा? मैं सिर्फ इसी बात से खुश हो सकता हूँ कि तुम मज़ीद कोई हुज्जत किए बगैर किराया मेरे हवाले कर दो। ओह मिस्टर स्टीवन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ब्रूनो ने अपने लहजे को ज़्यादा अहम बनाने की कोशिश करते हुए कहा। अगर आप खुश ना हो जाएं तो जो चोर की सज़ा वो मेरी। यकीन फरमाइए इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। आप भी खुश हो जाएंगे और मेरा बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। मेरा ख्याल है अब मुझे तुम्हारी वो बात सुननी ही पड़ेगी, स्टीवन ने उकता कर कहा। अच्छा बोलो, क्या कहते हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया।